नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मानवा की खेती यूट्यूब चैनल से। किसान साथियों, जहाँ पर भी मानसून का आगमन हुआ है, चाहे वो प्री मानसून हो या मेन मानसून हो, बड़े धमाकेदार के साथ हुआ। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे कई सालों बाद इतनी भयंकर बारिश, जब फसल की बुआई के लिए पहली बारिश होती है तो इतनी भयंकर बारिश कई सालों के बाद किसानों को देखने मिली है। किसान बड़े उत्साह में हैं। वहीं कुछ छुटपुट किसान भाइयों के खेतों से मिट्टी भी कटा हुआ और छुटपुट नुकसान हुआ है। तो किसान साथी फिर भी उत्साह में है, क्योंकि बारिश अच्छी हुई, बोनी अच्छी हो जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष वर्षा का अनुमान भी अच्छा लगाया जा रहा है, इसलिए किसान भाई भी अपनी मेहनत में पीछे नहीं रहने वाला है। वो पूरी तरह से उत्साहित है नई फसल को उगाने के लिए। भले ही उसे अभी वर्तमान में सोयाबीन को और अन्य फसलों का भाव नहीं मिल रहा है, लेकिन वो अपने कर्म से पीछे नहीं हट रहा है। वो फिर भी उसी लगन से, जितनी बार वो हारता है उतनी बार उसी लगन से फिर जीतने की ओर बढ़ता है और हर वर्ष प्रयास करता है कि मैं इस वर्ष अच्छे से अच्छा उत्पादन ले पाऊँ। इसके लिए वो अनेक उपाय करता है। किसान साथियों, अनेक प्रकार की जानकारी जुटाता है, विभिन्न प्रकार के खाद अपने खेतों में डालता है, नए नए बीजों का वो चयन करता है जो अपने क्षेत्र में लगाए जा सके, नई फसलों का वो चयन करता है। तो किसान साथियों, हमें समय के साथ चलना पड़ेगा, तभी हम फसलों से सही उत्पादन ले पाएंगे। पुरानी और परंपरागत विधियों को हमें छोड़ना पड़ेगा। वहीं कुछ ऐसी विधियां भी हैं पुरानी, जिनको हमें लगातार बनाए रखना पड़ेगा, तभी हम सही उत्पादन ले पाएंगे। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि उत्पादन को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, चाहे वो कोई सी भी फसल हो। चाहे इस खरीफ की बात करें तो आप चाहे मूंगफली की फसल लगा रहे हो, मक्का की फसल लगा रहे हो या सोयाबीन की फसल लगा रहे हो, आपको सभी फसलों में सभी अनिवार्य काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला कार्य है किसान साथियों, आपको अच्छे किस्म का बीज का चुनाव करना है और अपने क्षेत्र के हिसाब से करना है। चाहे आप मक्का की बुआई करने जा रहे हो, चाहे आप मूंगफली की बुआई करने जा रहे हो, चाहे आप सोयाबीन की बुआई करने जा रहे हो, लेकिन हमेशा आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से जो किस्में हैं उनका चयन करना है। दूसरा बात ध्यान रखना है किसान साथियों, जो भी आप किस्म का चयन करने जा रहे हो वो रोग और कीट प्रतिरोधी क्षमता वाली हो, साथ ही साथ उसमें विपरीत मौसम परिस्थितियों से लड़ने की भी अच्छी खासी क्षमता हो। क्योंकि वर्तमान की जलवायु आप देख ही पा रहे हैं, कितना ड्राई स्पेल हो जाता है, कभी लगातार बारिश होती रहती है, कितनी प्रकार के कीटों का आक्रमण हो रहा है, कितने प्रकार के रोग आपकी फसल में लग जाते हैं। तो आज कृषि वैज्ञानिक भी ऐसी जो फसलों की किस्में बनाने को लगातार प्रयासरत है, और उन्होंने कई किस्में ऐसी बनाई हैं जो आपके क्षेत्र के लिए भी अनुकूल है। साथ ही साथ उनमें रोगों से और कीटों से लड़ने की जो ताकत है वो भी ज़्यादा है, यानी उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी है। तो इनका प्रयोग यदि आप करते हैं तो आपके जो कीट और रोगों पे होने वाला खर्च है किसान साथियों वो बहुत कम हो जाएगा, यानी आपकी उत्पादन लागत कम आएगी। जब उत्पादन लागत कम आएगी तो किसान साथियों जो फाइनल लाभ होने वाला है अंत में, जब हम फसल बेचते हैं और जब हिसाब करने बैठते हैं, तो वो आपको अधिक मिलेगा। यदि आपने अधिक लागत से अधिक कमा भी लिया और जब आप फाइनल में जब इसका हिसाब मिलाएंगे कि आपने कितना लगाया और कितना कमाया, तो फिर आपको निराशा होगी, क्योंकि उत्पादन लागत काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी। इसलिए जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, उत्पादन लागत आप कम करने की कोशिश करें। प्राकृतिक तरीकों की ओर जाए, नेचुरल तरीकों की ओर जाए और वर्तमान मशीनरी का प्रयोग करें। आप जितनी भी टेक्निक है वर्तमान में उसका भी प्रयोग करें, यानी आपको सबका कॉम्बो बनाना है। पुरानी जो अच्छी अच्छी विधियां हैं खेती की उनको आपको अपनाना है, जो नई तकनीकियां हैं उनको अपनाना है। कहाँ पर आपको किस प्रकार से नुकसान हो रहा है या लागत कहाँ पर आपकी बढ़ रही है उसकी ओर आपको जाना है। आपकी खेत की मिट्टी का भी, स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। आप जो उससे अन्न उगा कर खा रहे हैं उससे जो आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभावित हो रहा है उसका भी आपको ध्यान रखना है किसान साथियों। तभी आप सही तरीके से सही खेती कर पाएंगे और लाभ की खेती कर पाएंगे। वैसे खेती जो करता है उसी को पता चलता है कि इसमें कितनी मेहनत है, कितना लाभ है, कितना नुकसान है, कितना कुछ है। ये जो खेती करता है उसी को पता चलता है। हमारी मालवी भाषा में एक कहावत है, इसके ऊपर कि खेती करे तो खबर पड़े, यानी कि जो खेती करता है वो ही प्रैक्टिकली अनुभव कर सकता है। बताने से किसी को अनुभव नहीं होता है कि इसमें कितना जोखिम है, कितनी लागत है और उसके बाद कितना आपका जो फाइनल प्रोडक्शन है वो कितना होने वाला है, होने वाला भी है या नहीं होने वाला है। अच्छा प्रोडक्शन भी हो गया तो फिर आपको कितना लाभ मिलने वाला है, बाजार भाव रहेगा कि नहीं रहेगा, यानी कि आपको आखिर तक जोखिम ही जोखिम उठाना है। किसान साथियों, ये तो रही छोटी छोटी बातें, लेकिन आज हम बात करेंगे हम अपनी जो खरीफ की फसलें, जिसमें हम मुख्यतः यदि ये बात करें सोयाबीन,
मक्का और मूंगफली की, तो इनकी उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक तो उचित किस्म का चयन करें, रोग प्रतिरोधक किस्म का चयन करें और अपने क्षेत्र के हिसाब से किस्म का चयन करें। उसके बाद ध्यान रखना किसान साथियों, आपको फर्टिलाइज़र जो हम देने जा रहे हैं, चाहे वो गोबर की खाद यदि हमने दी है और अब हम फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं, तो उसकी सही मात्रा का सही समय पे आपको प्रयोग करना है। यदि आप आवश्यकता से अधिक खाद डालेंगे तो भी आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, बल्कि आपकी जो मिट्टी है वो ख़राब हो सकती है। वही यदि आपने सही समय निकलने के बाद उन फर्टिलाइज़र या खाद को डाला तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जो ये फसलें हैं किसान साथियों, इसमें आपको सही समय पर फर्टिलाइज़र का डोज देना है। बुआई के समय आप डोज देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बुआई के समय के बाद पौधे की जो ग्रोथ होनी है वो होती है, और एक बार वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी तरह से हो गई तो उसको फिर अपना जो स्ट्रक्चर है वो बनाने में आसानी रहती है। और फिर यदि पौधा मजबूत बन जाता है शुरुआती अवस्था, तो उसमें रोगों और कीटों का प्रकोप भी कम रहता है। तो आप सही मात्रा में सही समय पर सही उर्वरक का प्रयोग इन फसलों में करें, निश्चित रूप से किसान साथियों आपको फ़ायदा होगा। तीसरा पॉइंट की बात करें किसान साथियों, तो वो है समय पे आपको खरपतवार का नियंत्रण करना है। खरपतवार यानी अवांछित पौधे जो आपकी फसल के साथ उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं, और इनका आपको समय पे नियंत्रण करना है। यदि आपने इनका समय पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो किसान साथियों ये क्या आपकी फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं और ज़मीन से पोषक तत्वों को खींचते हैं, जिससे कि आपकी फसल को मिलने वाले पोषक तत्वों को ये खा जाते हैं। परिणाम स्वरूप आपकी फसल को सही तरीके से भोजन नहीं मिल पाता, फसल कमज़ोर हो जाती है, और फिर कमज़ोर फसल पे रोगों और कीटों का प्रकोप भी अधिक होता है, फिर आपका उत्पादन भी प्रभावित होता है। इसलिए आप खरपतवार नियंत्रण समय पे करें। खरपतवार नियंत्रण के किसान साथियों, आपने देखा हो कि 2 से 3 प्रकार की विधियाँ हैं। मैनुअल विधि है, यांत्रिक विधि है और रासायनिक विधि है। यदि आप रासायनिक विधि से भी खरपतवार नियंत्रण कर रहे हैं तो उसे सही समय पर सही जो हर्बिसाइड है उसका प्रयोग करें और सही तरीके से उसको करें। साथ ही यदि आप यांत्रिक विधि से कर रहे हैं या मैनुअल विधि से कर रहे हैं तो भी उसे सही समय पर ही करें। अगली बात करें किसान साथियों, तो मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि जो खरीफ की फसलों की बुआई किस दिशा में करनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया है कि यदि आपके खेत का ढलान ज़्यादा नहीं है या आपका खेत समतल है तो आप हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जो कतारों की लाइनें हैं वो लगाइए। इससे क्या होता है किसान साथियों कि अभी जो बरसात का सीज़न है इसमें हमेशा पश्चिमी हवाएं ज़्यादा चलती हैं। जब पश्चिमी हवाएं ज़्यादा चलेंगी और आपके जो लाइनों की जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम रहेगी, तो 2 कतारों के बीच में हवा आसानी से घुस पाएगी और पूरी हवा में आपकी फसल में संचारित होते हुए ये पूर्व दिशा की ओर बाहर निकल जाएगी, जिससे किसान साथियों आपकी जो फसल है उसे हवा और प्रकाश दोनों अच्छे मिलेंगे, जिसके कारण आपकी फसल में रोगों और कीटों का प्रकोप ऑटोमेटिक रूप से कम होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन यदि आपका खेत बहुत ज़्यादा ढलान वाला है तो आप अपने जो बुआई की दिशा है इसे पलट भी सकते हैं। अब बात आते हैं किसान साथियों की फसलों की बुआई की दूरी। जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग वेराइटियों के जो गुण हैं, चाहे वो कोई सी भी फसल हो, उसके अलग अलग हैं। जैसे कि सोयाबीन की बात करें तो कुछ ब्रांच निकलने वाली वेराइटियाँ होती हैं और कुछ सीधी बढ़ने वाली वेराइटियाँ होती हैं। तो ब्रांचेज निकलने वाली जो वेराइटियाँ हैं उसमें आपको कतार से कतार की दूरी भी अधिक रखनी पड़ेगी, साथ ही पौधे से पौधे की दूरी भी अधिक रखनी पड़ेगी। वहीं यदि सीधे बढ़ने वाली वेराइटी की बात करेंगे तो आपको जो कतार की दूरी वो भी कम रखनी पड़ेगी, वहीं पौधे से पौधे की दूरी भी कम रखनी पड़ेगी। इस प्रकार से आप चाहे मक्का लगा रहे हो, चाहे मूंगफली लगा रहे हो, चाहे आप सोयाबीन लगा रहे हो, इस हिसाब से आपको दूरी को एडजस्ट करना पड़ेगा कि वो वेराइटी किस टाइप की है। अगली बात करें किसान साथियों, तो जो इस समय अभी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, हालांकि अभी इसका ज़्यादा एरिया तो नहीं, लेकिन किसान भाई अब सोयाबीन में या मूंगफली में या मक्की में मेड़ नाली पद्धति से सोयाबीन की बुआई करने लगे हैं या मूंगफली की बुआई करने लगे हैं। इसमें 2 से 3 प्रकार के फ़ायदे होते हैं। एक तो किसान साथियों, आपकी जो जहाँ पर आप सोयाबीन लगाते हैं वहाँ की ज़मीन कड़ी नहीं होती है, क्योंकि पानी जो बहकर नीचे चला जाता है और जहाँ जहाँ बहता है वहाँ की ज़मीन आपने देखा वो ठोस हो जाती है, जम जाती है। और जहाँ पर जो मेड़ बनी होती है वहाँ की ज़मीन होती है वो पोची रहती है। पोची ज़मीन में सबसे बढ़िया आपकी फसल की जड़ों का विकास अच्छा होता है। मूंगफली की लगाए हो तो उसमें मूंगफली की जो संख्या है वो ज़्यादा लगेगी। साथ ही यदि आपने मक्का लगाया तो मक्का भी बहुत अच्छी तरीके से जड़ें छोड़ेगा और आपको बार बार मिट्टी चढ़ाने की समस्या भी नहीं आएगी और पौधा मजबूती से खड़ा रहेगा। बारिश के सीजन में कभी आंधी तूफान आए तो आपकी फसल मजबूती से खड़ी रहेगी। सोयाबीन की बात करें किसान साथियों, तो जिन खेतों में यदि जल भराव की समस्या है और वहाँ पर आप इस प्रकार की मेड़ नाली पद्धति अपनाते हैं तो आपके खेत में जल भराव की समस्या का नुकसान देखने को आपको नहीं मिलेगा। साथ ही जड़ सड़न संबंधित बीमारियाँ आपकी फसल में नहीं लगेगी। अतिरिक्त पानी नालियों से बहकर खेत से बाहर निकल जाएगा और जब ऐसा लगे कि बारिश की कमी है या
आपकी फसल को सिंचाई की आवश्यकता है तो आप इन मेड़ नाली पद्धति में जो नालियाँ बनी होती है उनसे अपनी फसल की इरिगेशन भी आसानी से कर सकते हैं। अगली बात का ध्यान रखें किसान साथियों, तो हमारी फसलों में, खरीफ फसलों में कई बार हमें ड्राई स्पेल लंबा देखने को मिलता है। ड्राई स्पेल का मतलब है किसान साथियों, यहाँ पर काफ़ी दिनों तक बीच में बारिश नहीं होती है और फसल की जब क्रांतिक अवस्था होती है और उस समय यदि उसे नमी की कमी महसूस हो जाए तो निश्चित रूप से पौधा तनाव में आएगा। पौधा तनाव में आएगा तो फूलों की संख्या कम होगी, फूल आए हो वो ड्रॉप हो जाएंगे, फलियों में दाना सही नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको जब भी क्रांतिक आपकी फसल की अवस्था आती है, जैसे फूल आते समय या फलियों में दाना बनते समय, जब भी इस प्रकार की समय जब आता है और उस समय यदि खेत में नमी की कमी है या कई दिनों से बारिश नहीं हुई तो आपको सिंचाई करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और बहुत ही अच्छा होगा किसान साथियों यदि आप स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई करते हैं। कम पानी में अधिक सिंचाई हो जाती है, पावर कम खर्च होता है और बिना किसी नुकसान के, चाहे तापमान अधिक हो या कम हो, फिर भी सिंचाई का पूरा फायदा आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि कभी कभी लगातार वर्षा होती रहती है और फसलों के फूल जुड़ जाते हैं, खास करके सोयाबीन की बात करूं। और आज की जो वैरायटी है किसान साथियों, बहुत ही कम समय वाली वैरायटियाँ किसान भाई लगाते हैं। और पहले की जो वैरायटियाँ थी जैसे कि JS 335, PK 472 या जो लंबे समय की वैरायटियाँ थी, उनमें फूल गिरने के बाद फिर से फसल फूट जाती थी या उसमें फिर से ब्रांचें निकलने लगती थी और तनों के ऊपर फिर से फूल आ जाते थे और फलियाँ फिर से लगने लगती थी। लेकिन जो नई वैरायटियाँ हैं, एक कम दिनों वाली वैरायटी है, तो इन वैरायटियों में ये समस्या देखने को मिलती है कि इनमें फूल और फल तो आते हैं लेकिन तब तक मानसून चला जाता है और समय पे फूल फल नहीं आ पाते हैं। तो इसके लिए किसान साथियों, जैसे यदि आपकी बारिश की वजह से सोयाबीन के फूल झड़ गए हैं तो जब वर्षा समाप्त हो जाए तो उसके बाद आप जो 05234 फर्टिलाइज़र आता है NPK फार्मूलेशन का, जिसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई यूरिया वगैरह नहीं देना है। अब खड़ी फसल में बहुत सारे किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो क्या सोयाबीन में यूरिया का प्रयोग करना चाहिए? तो किसान साथियों, सामान्यतः आप भी जानते हैं कि यूरिया सोयाबीन की जो फसल है ऑटोमेटिक बनाती है, लेकिन शुरुआती अवस्था में इसको यूरिया यानी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यदि आप बुआई के समय यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन दे रहे हैं, DAP के माध्यम से नाइट्रोजन दे रहे हैं या चाहे आप NPK के माध्यम से नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो फिर आपको खड़ी फसल में यूरिया देने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, मूंगफली में भी आपको इसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये फिर आपकी मूंगफली की फसल में भी दिक्कत कर सकता है। लेकिन मक्का की फसल में आपको खड़ी फसल में यूरिया का प्रयोग करना पड़ेगा और आपको कम से कम 3 बार प्रयोग करना है। एक तो सबसे पहले बुआई के समय आपको इसका प्रयोग करना है, फिर जब 25 से 30 दिन की आपकी फसल हो जाए, आप डोरा वोरा चला लें, मिट्टी वगैरह चढ़ा लें, तो उस समय भी आप 25 से 30 दिन में थोड़ा थोड़ा यूरिया, यदि आपने उपाय किए तो डायरेक्ट पौधों की जड़ों में डालें या आप छिड़काव करके भी डाल सकते हैं। और तीसरी बार आपको प्रयोग करना है जब फसल में मजरी आ जाए, यानी जब ऊपर आपने देखा होगा कि नर फूल आ जाते हैं पौधे के ऊपर, मक्का के ऊपर, उस समय आपको फिर से यूरिया का प्रयोग करना है। एक अन्य समस्या की बात करें किसान साथियों, तो 2-3 वर्षों से आपने देख पा रहे होंगे इस समय कि खरीफ की फसल में आपकी जो भी फसल लगाए, चाहे मक्का लगाए, चाहे सोयाबीन लगाएं या मूंगफली लगाएं, किसान साथियों, इसमें एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कि पौधे ऑटोमेटिक सूखने लगते हैं। और खोद कर नीचे देखो तो आपको एक सफ़ेद कीड़ा, जिसे वाइट ग्रब या गोबर का कीड़ा और गोजा के नाम से किसान भाई जानते हैं, ये बहुत नुकसान करता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान करता है। किसान साथियों, पिछले 2 साल में मेरे यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहाँ पूरे के पूरे खेत समाप्त हो गए और आसानी से इसका नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक बार यदि आपके खेत में लग गया तो फिर बड़ा मुश्किल से इसका नियंत्रण हो पाता है। तो आप शुरुआती अवस्था में ही यदि आपके खेत में इस प्रकार की समस्या आती है तो आप जो क्लोरोपाइरीफास का डस्ट आता है वो आप बुआई के समय या बुआई से पूर्व जब अंतिम जुताई कर रहे हैं उस समय आप खेतों में डाल दीजिए। किसान साथियों, बुआई के समय डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चाहे तो आप लिक्विड जो क्लोरोपाइरीफास आता है 50 सीसी वाला, वो भी अपने खेतों में बुआई के समय आप खेत में मिला के डाल सकते हैं, फर्टिलाइज़र में मिला के डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी लार्वा होंगे, नवजात कीड़े होंगे, ये आपके खेत में उसी समय समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जब ये कीड़े बड़े हो जाएंगे और इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो फिर इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसका समय पर नियंत्रण करें। एक और बड़ी समस्या किसान साथियों, यदि आपने मक्का लगाया है और मक्का की फसल में आप देख पा रहे होंगे कि चाहे आप उसको रबी की सीज़न में लगाएं या गर्मी की सीज़न में लगाएं या बरसात की सीज़न में लगाएं, 3 से 4 बार आपको दवाई का छिड़काव करना पड़ना है।
पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे खतरनाक कीड़ा है वो है फाल आर्मी वार्म, जिसे मित्र सैनिक कीट के नाम से जानते हैं। और किसान साथियों, यह बहुत ही खतरनाक दुश्मन है आपकी मक्का की फसल का। इसके नियंत्रण के लिए आपको समय समय पर दवाई का छिड़काव करना पड़ेगा। तो किसान साथियों, इसका स्प्रे भी आपको 2 से 3 बार करना पड़ेगा। एक तो आपको लगभग उगने के 10 दिन बाद ही आपको इस प्रकार की समस्याएं मक्का की फसल में देखने को मिल जाएगी, और उसके बाद जैसे ही आपको फिर से इस प्रकार के लक्षण दिखे कि मक्का में इल्ली लगी है, तो आपको उस पर दवाई का छिड़काव कर देना है। अगली बात करें किसान साथियों, मूंगफली में कहीं कभी फूल दिखने पर मिट्टी चढ़ाते समय जिप्सम का प्रयोग यदि आपने नहीं किया है ग्रीष्म ऋतु में या अंतिम जुताई में, तो आप जिप्सम का प्रयोग जरूर कर लें। जहाँ भी आप मूंगफली लगाने जा रहे हैं, यदि आप बुआई नहीं हुई है तो आप जिप्सम का प्रयोग कर लें। और यदि आपकी बुआई हो चुकी है तो जब आप अपने मूंगफली की फसल में मिट्टी चढ़ाएं तो उसमें जिप्सम का प्रयोग जरूर करें, जिससे कि जो आपके मूंगफली में जो पोची रहने की समस्या है वो नहीं आएगी। और आप मिट्टी चढ़ाने के बाद बोरोन का छिड़काव भी अपनी फसल पे कर सकते हैं। निश्चित रूप से इसका छिड़काव भी आपकी उपज बढ़ाएगा। तो किसान साथियों, मैंने आपको कुछ बताए हैं ऐसे सुझाव जो यदि हम अपनाएं तो निश्चित रूप से हमारे, चाहे वो सोयाबीन की फसल हो, चाहे मूंगफली की फसल हो, और चाहे वो मक्का की फसल हो, निश्चित रूप से हम इसमें थोड़ा बहुत इजाफा तो अपनी तरफ से कर ही सकते हैं। हमें हर बात का ध्यान रखना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट हमें चलना पड़ेगा। कोई ऐसी दवा नहीं, कोई ऐसा टॉनिक नहीं है, कोई ऐसा खाद नहीं है कि उसके इस्तेमाल से, उसके छिड़काव से आप अचानक से अपनी सोयाबीन की, मूंगफली की या मक्का की फसल की पैदावार बढ़ा सकें। तो ऐसा कोई भी मंत्र नहीं, तंत्र नहीं है किसान साथियों। तो आपको पूरी मेहनत करना पड़ेगी। आपकी फसल को क्या आवश्यकता है, आपके खेत में क्या है, और आपको क्या देने की आवश्यकता है, इन तीनों बातों का आपका ध्यान होना जरूरी है। आप जो फसल लगाने के चाह रहे हैं उसके पोषक तत्वों की कितनी मात्रा में उसे आवश्यकता है, सबसे पहला पॉइंट यो। उसके बाद यदि हम मिट्टी परीक्षण करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे खेत की मिट्टी में इतने प्रकार की पोषक तत्व हैं। अब हमें इन दोनों का जब रेशियो पता चल जाता है तो तब हमें पता चल जाता है कि हमें कितने और कौन से पोषक तत्वों की देने की ज़रूरत है। उस हिसाब से हम फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे किसान साथियों फसल है वो अच्छी होगी, और हमारी लागत है वो भी कम आएगी। अनावश्यक खर्च से हम बच जाएंगे, क्योंकि यदि हमारे खेत में पर्याप्त मात्रा में कोई पोषक तत्व हैं और उसे हम और मात्रा में दे रहे हैं तो उसका अनावश्यक खर्च ही बढ़ रहा है, उससे कोई लाभ तो मिलने वाला है नहीं। तो जिन पोषक तत्वों की कमी है उन्हीं पोषक तत्वों को दे मिट्टी परीक्षण के आधार पर। यदि मिट्टी परीक्षण नहीं करवाया है आपने तो अगले वर्ष जरूर कराएं, और इस वर्ष आप जो कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित रिकमेंडेड जो फर्टिलाइज़र डोज होते हैं फसल के हिसाब से उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो लंबा हुआ किसान साथियों, जानकारी पूरी देना चाहता था, फिर भी कुछ जानकारी छूट चुकी है। आपका कीमती समय बर्बाद ना हो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय